हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजा में। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बीएनपी का रिवीजन किया था। आज इसका लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। आज बीएनपी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये रिवीजन वीडियो आपकी मदद कर रहे होंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें, अगर इन वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो लाइक जरूर करें, जिससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ सर, हमारे वीडियो लोगों के काम आ रहे हैं। ठीक है, और कमेंट भी करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारे वीडियो से क्या फायदा हुआ। ठीक है, इससे होता कुछ नहीं है, इससे क्या होता है कि एक मोरल बूस्टअप मिल जाता है कि हाँ चलो भाई, कुछ फायदा हो रहा है किसी के लिए तो अपन और कुछ बनाए उनके लिए। राइट, चलिए तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। आज का हमारा सेक्शन है बेटा 43 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर हमारे देश में कैशलेस इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है। कैशलेस मतलब कैश का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। एक्चुअली इसका पर्पज ये है कि जब भी हमें कोई मैनिपुलेशन करना होता है तो सर कैश में वो मैनिपुलेशन इजीली हो जाता है। ठीक है, आपको खर्चे बढ़ाने, आप कैश में खर्चे दिखा देते हैं, भैया इस तारीख को 20,000 रुपए इसको दिए, 50,000 इसको दिए। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको रोको, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा भैया कैश पेमेंट को ही रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो कहा गया एक दिन में एक पर्सन को एक बिल के अगेंस्ट आप 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या बोला गया कि एक दिन में एक पर्सन को एक बिल के लिए आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो पूरा अमाउंट, होल अमाउंट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, इसमें सब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बोले सर मान लीजिए मैंने 8,000 रुपए सुबह दिए और 7,000 रुपए शाम को दिए, तो अब डिसअलाउड होगा क्या? बिल्कुल डिसअलाउड होगा भैया। एक दिन में 15,000 हो गए एक पर्सन को, तो डिसअलाउड होंगे। कहते हैं सर मैंने 100 पर्सन को, 100 लोगों को 2-2 हजार रुपए दिए कैश में, डिसअलाउड होंगे क्या? नहीं, डिसअलाउड नहीं होंगे, क्योंकि एक पर्सन की लिमिट है 10,000। अब ऐसे तो आपके यहाँ पे मान लीजिए वर्कर्स काम करते हैं, आप उनको डेली वेजेस देते हैं, 500 वर्कर काम करते हैं, सबको 500 रुपए की वेजेस देते हैं, तो वो तो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। पर वो डिसअलाउड नहीं है क्योंकि मल्टीपल पर्सन को दिया जा रहा है। एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट दिया एक दिन के अंदर टोटल मिला के, तो वो डिसअलाउड होगा। राइट, ओके सर। अब सर बोला गया कि अगर आप पेमेंट करने से ट्रांसपोर्टर को, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं सर ट्रांसपोर्टर को, तो ये 10,000 की लिमिट बढ़ के हो जाती है 35,000। मतलब ये कि अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो आप 35,000 तक का कैश पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। सर ट्रांसपोर्टर को एक्स्ट्रा फायदा क्यों दिया गया है, मतलब उनको कैश पेमेंट करने के लिए क्यों? देखिए क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर बहुत अलग अलग सिटीज में जाता है और वहां पे अपना काम करता है। अब सोचो वो वहां पे सबसे क्या लेगा? चेक से अगर पेमेंट लेगा, चेक 2 दिन बाद रियलाइज होगा तो उसका काम कैसे चलेगा? और कल को 2 दिन बाद चेक अगर बाउंस हो गया तो वो किस किस को वापस जाके बोलेगा कि भैया मेरा चेक पास नहीं हुआ। ठीक है, ऑनलाइन की बात करें, सबके पास ऑनलाइन बैंकिंग अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया गया कि ठीक है आप एक बड़ा अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि भैया मैंने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया है, तो आपको ये भी तो दिखाना पड़ेगा क्या माल आया था, कहाँ। झूठा आप कितना दिखा सकते हैं? आप थोड़ी बोल सकते हैं कि सर माल तो आया नहीं, हमने तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टर को दे दिया पैसा। ठीक है, तो इसलिए उनको थोड़ी सी रिबेट यहाँ पे दी गई है, आप उनको पेमेंट कर सकते हैं 35,000। ठीक है सर, आगे बोला गया कि सर अकाउंट पे चेक देता हूँ, बोला अकाउंट पे चेक दो तो आप कितना ही पेमेंट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना आपको करना आप करो, अकाउंट पे चेक से देने में हमें कोई एतराज नहीं है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है सर, क्रॉस चेक। अगर आपने क्रॉस चेक दिया है किसी को, अकाउंट पे ही नहीं कर रखा ठीक है, क्रॉस करके अपन अकाउंट पे ही भी करते हैं, अकाउंट पे कर दिया तो ओके डन। पर अगर क्रॉस ही किया, अकाउंट पे ही नहीं किया है, तो वो चेक भी कैश के बराबर ही माना जाता है और वो भी अलाउ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, आगे बात आई सर इस रूल के एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन मतलब ये कि देखिए हमारा इतना बड़ा देश है, ठीक है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कुछ कमी है फिलहाल। ठीक है, और इंटरनेट भी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी में नहीं है, तो कई जगह पे हो सकता है कि हमें कैश पेमेंट ही करना पड़े। ठीक है, हम नहीं कर पा रहे ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, या चेक से पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उस केस के लिए कुछ एक्सेप्शन बनाए गए हैं और बोला गया कि भैया कुछ लोगों को आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, कुछ जगह पे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, और कुछ चीजों के लिए आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी है जिनमें कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला बोला गया
कि आप अगर इन लोगों को पेमेंट कर रहे हैं या इन केसेस में पेमेंट कर रहे हैं तो आप कितना भी कैश पेमेंट कर सकते हैं। जैसे सर गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, आरबीआई में जमा करा रहे हैं, किसी बैंक में जमा करा रहे हैं, एलआईसी को पे कर रहे हैं, तो आप इनको कितना भी पेमेंट कर दो केस में चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इनमें जब पैसा जाएगा तो उनका तो रिकॉर्ड रहना है वैसे भी, ठीक है, इनमें फेक ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए इनको अलाउ किया गया कि यहाँ आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। फिर कहा गया है सर पेमेंट मेड बाय, आप पेमेंट कर दीजिए, कैसे करना सर, लेटर ऑफ क्रेडिट से कर दीजिए, ई पेमेंट, बुक एडजस्टमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किसी भी रूप में करेंगे तो चलेगा सर। आगे बोला गया सर आप अगर खरीद रहे हैं क्या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो आप कितना भी पेमेंट कैश में करो चलेगा। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री खरीद रहे हैं तो भी कैश पेमेंट कर सकते हैं, फिश और फिश प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो कैश पेमेंट कर सकते हैं, भेड़ बकरी लाइव स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप कहीं पे एक भैंस खरीदने जाएंगे और उसको बोलेंगे भैया कितने का, वो कहेगा सर 40,000 रुपए का ठीक है, आप कहेंगे भैया आपके पेटीएम नंबर बताओ, वो कहता भैया ये क्या होता है मुझे नहीं पता पेटीएम, मैं तो मोबाइल ही नहीं चलाता, तो फिर क्या करोगे, कहते भैया चेक ले लो, वो कहता भैया मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीजों के लिए आपको थोड़ा रिलीफ दिया गया है कि आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। आगे बोला गया सर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ कॉटेज, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो सर वहां पे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे बैंक की नहीं है, ठीक है, आप ऐसे गांव में चले गए या ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आपको कुछ सामान खरीदना है पर वहां पे बैंक ही नहीं है, अब बैंक नहीं है तो सामने वाले को आप कहोगे भैया बैंक से पेमेंट ले लो, वो कहता है भैया कहाँ बैंक, मैं कहाँ जाऊंगा बैंक ढूंढने, है ही नहीं हमारे यहाँ पे बैंक, ठीक है, तो वहां आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। जिस दिन बैंक के स्ट्राइक हो या बैंक का हॉलीडे हो उस दिन आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है या मनी चेंजर को, मनी चेंजर मतलब आपने कैश दिया और उसके बदले डॉलर लिए तो वहां पे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं ओके, तो इन जगहों पे आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, ये अलाउेबल होंगे, इन पे 10,000 और 35,000 का रूल नहीं लगेगा। डन, चलिए आगे ये सर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, हमने पहले ही बात की थी इसकी, एक बार पहले भी हमने बात की थी कि सर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का मतलब क्या है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देते हैं तो ग्रेच्युटी देना अलाउ है, ग्रेच्युटी का खर्चा अलाउेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्रेच्युटी हम देंगे रिटायरमेंट पे और उस टाइम एक बड़ा अमाउंट हमें चाहिए होता, ठीक है, बड़ा अमाउंट चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं हर साल कुछ पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करके उस पैसे को एक फंड में डालना शुरू कर देते हैं। अब सवाल है कि अगर हमने ग्रेच्युटी फंड में पैसा डाला तो क्या उसे खर्चा माना जाए, ठीक है, तो बोला गया हाँ आप उसे एक्सपेंसेस मान लो क्योंकि अभी आप पैसा फंड में डाल रहे हैं और फिर फंड से पैसा निकाल के आप एम्प्लॉय को दे देंगे तो अल्टीमेटली वो पैसा ग्रेच्युटी में यूज आ जाएगा। अगर आज डिडक्शन दे दी तो उस दिन डिडक्शन नहीं देनी पड़ेगी जिस दिन आप एक्चुअल पेमेंट करोगे, तो बात तो एक ही है सर, आज आप डिडक्शन ले लो चाहे उस दिन ले लो, डिपार्टमेंट कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ने दिमाग लगाया कि यार कहीं ये हमको बेवकूफ ना बना दे, कैसे, ये आज तो अकाउंट खुलवा लेगा, उसमें पैसा डाल देगा, 2-4-5 दिन उस अकाउंट से वापस पैसा निकाल लेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा कि इसने डिडक्शन भी ले ली और इसने अपना पैसा भी वापस निकाल लिया। तो कहा गया कि आपको जो अकाउंट खुलवाना है ना वो इस तरीके का अकाउंट खुलवाना है जो इररिवोकेबल हो, इररिवोकेबल का मतलब जिससे आप पैसा निकाल नहीं सकते, उस अकाउंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ ग्रेच्युटी के पेमेंट के लिए ही काम आ सकता है, समझ गए, मतलब सर ये एक एम्प्लॉयर है, इसने एक अकाउंट खुलवाया, इस अकाउंट में हर साल पैसा डाल रहा है, ये पैसा ये वापस नहीं निकाल सकता, ठीक है, ये इस पैसे का पेमेंट ग्रेच्युटी का पेमेंट करने के लिए ही काम में आ सकता है, ठीक है, इस अकाउंट से ये सीधा ग्रेच्युटी ही दे सकता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है जब हमने इस अकाउंट में पैसा डालते टाइम पे डिडक्शन दे दी तो इससे ग्रेच्युटी देते टाइम पे हम डिडक्शन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, तो बोला ठीक है हम इसकी डिडक्शन देने को बेटा तैयार है बट ये फंड इररिवोकेबल होना चाहिए जिससे आप पैसा ना निकाल सके अदर देन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ओके, ठीक है सर। इसके अलावा सर अगर आप अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं तो वो डिसअलाउड होगा कंप्लीटली, ठीक है, इनकम टैक्स में जहां पे भी अनअप्रूव्ड वर्ड आ जाए ना आप समझ लेना डिसअलाउड, सारे काम अप्रूवल वाले ही चीजों पे चलते हैं, ठीक है, ओके सर। आगे है सेक्शन 43B, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सर इसकी एप्लीकेबिलिटी तो बहुत जगह है पर हम भूल जाते हैं जब अपन इसको अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो हमें नॉर्मल प्रोविजन तो याद रहते हैं, ये वाला भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए आप। ये कह रहा है कि सर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी छूट आपको तभी मिलेगी जब आप उनका पेमेंट कर दें, वैसे तो आप अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं फिर भी इनकी छूट तभी मिलेगी जब आप इनका पेमेंट
कर दे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सर्टेन एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है। ये कह रहा है सर हम केस बेसिस फॉलो करें तो, अरे भैया केस बेसिस अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तब तो जाहिर सी बात ये पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ सोचना ही नहीं है, तो उसमें तो प्रीवियस ईयर में पेमेंट हो जाना चाहिए, कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप अक्रूअल बेसिस भी फॉलो कर रहे हैं तो भी इन खर्चों की छूट तभी मिलेगी जब आप इनका पेमेंट कर दो, समझ गए? ठीक है सर, कब तक करना है सर पेमेंट? सर मान लीजिए मैंने 31 मार्च को कोई खर्चा किया है ना, अक्रूअल बेसिस पे कोई खर्चा किया, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको 31 मार्च को ही पेमेंट कर पाऊं, तो क्या मैं अप्रैल में करूं, चलेगा? तो बोले ठीक है बिल्कुल चलेगा, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए। अगर आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले भी आप पेमेंट कर देते हैं तो भी हम आपको वो खर्चा अलाउ कर देंगे इसी साल। क्यों? देखिए हमारा सर प्रीवियस ईयर चल रहा है 2020-21, राइट? इसकी रिटर्न भरेंगे हम, है ना, ऑडिट वाले केस की बात कर रहा हूँ, इसकी अपन रिटर्न भरेंगे सर 31 अक्टूबर 2021 तक भर सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो 30 सितंबर है बेटा ये 31 अक्टूबर हो चुका है। ठीक है, पहले 30 सितंबर हुआ करता था, अभी जो ये ऑडिट वाली डेट है ये बढ़ गई है, तो ये 31 अक्टूबर हो गई है, राइट? तो इस साल की रिटर्न मैं भरूंगा 31 अक्टूबर। ठीक है, अब मान लीजिए 31 अक्टूबर को मैं रिटर्न भर रहा था और यहाँ का जो कोई खर्चा है उसका पेमेंट मैंने प्रीवियस ईयर में तो नहीं किया, पर ये रिटर्न भरने से पहले पहले कर दिया, तो डिपार्टमेंट मुझे क्या कहता है कि भैया जिस दिन आप रिटर्न भर रहे थे आपको पता था आपने पेमेंट कर दिया? बोला हाँ सर मुझे पता था मैंने पेमेंट कर दिया। तो बोला ठीक है फिर अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पेमेंट कर देते हैं सर, ठीक है, अब ऐसा तो रिटर्न आप बिलेटेड भी भर सकते हैं, रिटर्न इस डेट के बाद भी भर सकते हैं, पर वो नहीं, इससे पहले अगर आपने पेमेंट किया तो अलाउेबल है, अदरवाइज अलाउेबल नहीं है। ठीक है, आप कहते हो सर मान लो इसके बाद पेमेंट किया तो क्या होगा? तो वो खर्चा अगले साल अलाउ हो जाएगा, ऐसा नहीं है वो परमानेंटली डिसअलाउड हो गया, उसको कुछ नहीं हो सकता, पेमेंट बेस पे अलाउ है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल पेमेंट नहीं किया तो उसके अगले साल हो जाएगा, जब आप पेमेंट करोगे तब अलाउ हो जाएगा, समझ गए? ओके, तो कुछ खर्चे ऐसे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 43B कहता है सर कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी छूट तभी मिलेगी जब आप उनका पेमेंट करोगे, और ये पेमेंट आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले कर देना है अगर आप इस साल डिडक्शन लेना चाहते हैं, अदरवाइज फिर अगले साल जब भी पेमेंट करोगे तब छूट मिलेगी। ठीक है, ओके सर, रिटर्न फाइलिंग की डेट आपको बता दी है, ऑडिट के केस में सर 31 अक्टूबर है और नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई होती ही है। ठीक है, क्या है सर इन खर्चों के अंदर ऐसा, इन एक्सपेंसेस में ऐसी क्या क्या चीजें हैं तो वो भी बता देते हैं। इसमें सर गवर्नमेंट ड्यूज है, गवर्नमेंट ड्यूज का मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस, जैसे लोकल टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, है ना, जीएसटी हो गया, ये चीजें हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो वो पीएफ में करता है वो, है ना, वो भी पेमेंट बेसिस पे लागू होता है। जब हम बोनस देते हैं एम्प्लॉय को वो भी पेमेंट बेसिस पे लागू होता है सर। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें एनबीएफसी को भी ऐड किया गया था, उससे लास्ट ईयर सर इसमें कोऑपरेटिव बैंक को भी ऐड किया गया था, तो टाइम टू टाइम इसमें नए नए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये वाले 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है तो और उसका इंटरेस्ट आप पे नहीं करते तो आप उसको अलाउ नहीं करवा सकते, वो डिसअलाउड हो जाएगा जब तक पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, लिव इनकैशमेंट भी पेमेंट बेस पे अलाउड है। ओके, आगे देखो नोट डाल के लिखा है कि अगर ड्यू डेट के बाद पे करते हो तो इस साल अलाउड नहीं होगा बट अगले साल अलाउड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि परमानेंटली डिसअलाउड हो गया, इस साल अलाउड नहीं हुआ है अगले साल हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब क्या है सर? सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब ये है कि मेरे पास कोई इनकम थी, मैंने उसे डिस्क्लोज नहीं किया, मैंने उस पर टैक्स नहीं भरा, बाद में वो इनकम पकड़ में आ जाती है। ठीक है, पकड़ में आ जाती है तो मुझसे पूछा जाता है कि भैया ये पैसे कहाँ से आए आपके पास, तो मैं कहता हूँ सर देखो मेरा एक कपड़े का बिजनेस है, मैंने ये उससे कमाया है, हालांकि मैंने इस पे टैक्स नहीं भरा है। ठीक है, तो वो ब्लैक मनी तो है, उस पर टैक्स भी लगेगा, पर सवाल है कि उसमें टैक्स लगाते टाइम पे उस मनी को कौन से हेड में डाला जाएगा, तो अगर वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है तो उसे बिजनेस हेड में डाला जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि सर मेरा एक कपड़े का बिजनेस है, उससे मैंने कमाया, उसके मैं प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक है, पर मैंने टैक्स नहीं भरा,
तो ब्लैक मनी है पर उसका नेचर क्या है, बिजनेस हेड का है, इसलिए वो इस चैप्टर में आ जाएगी। अगर बिजनेस नेचर नहीं होता तो फिर अदर सोर्स में जाती है। ठीक है, सैलरी में जा नहीं सकती ठीक है, सैलरी में जाती नहीं है ब्लैक मनी, और तो बिजनेस में आएगी या किस में आएगी, क्योंकि सैलरी वगैरह में तो पहले टीडीएस कट जाता है, ब्लैक मनी का कंसेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ओके चलिए सर आगे आ जाते हैं। इसमें क्या कैश है, अनएक्सप्लेन कैश, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, मनी, ज्वेलरी, बुलियन, ठीक है ये सब आ जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट हमने कम कीमत पे दिखाया है वो, हमने कोई खर्चा किया है जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया वो, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, अमाउंट बोरो और रिपेड ऑन, तो ये मैं फिर बोल देता हूँ, अनडिस्क्लोज इनकम अगर बिजनेस सोर्स से रिलेटेड है तो वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्स रेट इस पे ये नहीं लगती, नॉर्मल वाली अलग लगेगी, क्योंकि अब ये ब्लैक मनी है। ठीक है, आपने इस पे टैक्स चुराने की कोशिश की है। आगे आ जाइए सर, डीम्ड इनकम सेक्शन 41, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था रेगुलर कि सर इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में ओवर राइटिंग नहीं होती। ओवर राइटिंग का मतलब हमने किसी इनकम को रिकॉग्नाइज किया और बाद में वो इनकम हमें नहीं मिली, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंसेस मान लेते हैं। जैसे सर, जैसे मान लीजिए हमने उधार में माल बेचा, हम उसको रेवेन्यू में ट्रीट कर लेते हैं, और फिर वो उधारी रिकवर नहीं हुई तो हम उसे बैड डेट मान लेते हैं, तो हो गया ना रिवर्सल। सेम चीज यहाँ है कि हमने सर कोई खर्चा चार्ज किया अक्रूवल बेस के ऊपर, ठीक है, और वो पैसा हमें रिकवर हो जाता है बाद में, तो उसे हमें क्या मानना पड़ेगा फिर, इनकम। जैसे सर मैंने यहाँ पे बैड डेट मान लिया था कि मेरा पैसा डूब गया है और मैंने उसको P&L में चार्ज कर दिया, और वो पैसा बाद में मिल जाता है तो मुझे उसको इनकम माननी है। तो पहले इनकम माना, इनकम नहीं हुई तो खर्चा मान लो, पहले खर्चा माना, खर्चा नहीं हुआ तो इनकम मान लो, लो जी काम खत्म। तो वैसे उसी को बोलते हैं डीम्ड इनकम। ठीक है, तो क्या लिखा है, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर, ये रही काम की बात, रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर, कि सर जो एक्सपेंसेस पहले अलाउ हो गया था वो अगर मुझे वापस मिल रहा है तो मुझे उसको डीम्ड इनकम मानना होगा। ठीक है सर, ऐसा कहाँ होता है सर, आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जब हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो वहां पे बैलेंसिंग चार्ज नाम से एक चीज पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था ये डीम्ड इनकम का कंसेप्ट है। साइंटिफिक रिसर्च में जो असेट काम आती है उसको बेचने पे जो फायदा हुआ था वो भी डीम्ड इनकम में है। बैड डेट रिकवर होते हैं वो भी डीम्ड इनकम में है। स्पेसिफाइड रिजर्व का एक सेक्शन आता है, उसमें से जब हम पैसा उसमें लगाते हैं तब उसे खर्चा माना जाता है, और जब पैसा उससे विड्रॉ करते हैं तो उसे इनकम मानी जाती है, राइट। तो ये सारे डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट है, इसमें और भी चीजें आती हैं। ठीक है, पर आप एक बेसिक चीज याद रखें, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसको आपने पहले अलाउ करवाया था और अब वो एक्सपेंस आपका रिकवर हो गया है तो वो आपकी डीम्ड इनकम होगी। इतना याद कर लोगे तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके चलिए आगे देखें, आगे आ रहा है सेक्शन 44AA। अब देखिए यहां से एक नई शुरुआत हो जाती है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, या आपने मेरे से नहीं पढ़ा कहीं और पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं यहां से एक नई शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक का जो चैप्टर है ना वो बीएनपी की इनकम निकालने का एक प्रोसेस डिफाइन करता है कि सर ये बीएनपी की इनकम है, ये बीएनपी का एक्सपेंसेस है, इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर दो तो नेट बिजनेस इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आगे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने नहीं करने, ऑडिट करवानी नहीं करवानी, या फिर बिजनेस इनकम निकालने का अलग तरीका बताया गया है जिसे हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहते हैं। जैसे आईडीटी के अंदर आप कंपोजिशन स्कीम पढ़ते हैं, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। तो आगे वो सारी बातें हैं, मतलब अलाउड डिसअलाउड इनकम बिजनेस की ना होने की, बिजनेस की है या नहीं, ये सब बातें यहीं तक कवर हो जाती है, आगे इनका कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं कि सर बीएनपी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है तो पहले आपको यहाँ तक ढंग से समझना चाहिए। ये आप मान के चलिए इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। ओके चलिए, क्या कह रहा है सर सेकंड पार्ट, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक। ये कहता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने या नहीं करने। हमने अक्सर देखा है कि सर जो ठेले वाले हैं क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, क्या ये लायबल है। ठीक है, छोटी छोटी दुकानें हैं, सर पान वाला है, राशन वाला है, क्या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनका टर्नओवर कितना है और वो अपना टैक्सेशन कैसे फाइल करते हैं। ठीक, तो चलिए समझते हैं।
सर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किसको करना है, कंपलसरी किसके लिए है? तो सुनिए, सबसे पहले तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए बोला गया कि कुछ प्रोफेशन जो कि स्पेसिफाइड हम कर रहे हैं। सर कौन से प्रोफेशन को स्पेसिफाइड कर रहे हो? बोले सर मेडिकल। मेडिकल मतलब डॉक्टर, अकाउंटेंसी, सीए, सीएस, सीएमए, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर, है ना, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, सीएस, फिल्म आर्टिस्ट, ये सब लोग सर क्या है, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है सर। ठीक है, तो इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने या नहीं करने, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकी ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोफेशन की जब बात आएगी तो ग्रॉस रिसिप्ट वर्ड काम में लिया जाता है, ठीक है, और बिजनेस की जब बात आती है तो टर्नओवर वर्ड काम में लिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सर अगर आप नया सेटअप लगाते हैं, मतलब आप नए नए सीए बने हैं, सीएमए बने, आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, पहला ही साल है, तो सर पहले साल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, पहले साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख रुपए को क्रॉस करती है। ठीक है, ओके। ओल्ड सेटअप, चलो इसी सेटअप की बात कर लेते हैं नए वाले की, कि पहले साल के लिए तो सर ये कंडीशन हो गई, दूसरे साल क्या ये कंडीशन लगेगी? नहीं, दूसरे साल फिर ये कंडीशन लगेगी कि पिछले साल में ग्रोथ रिसिप्ट कितनी थी। ठीक है, तो पिछले साल की ग्रोथ रिसिप्ट देखनी है, अगर वो 1.5 लाख से ज्यादा है तो इस साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। ओल्ड सेटअप के केस में हम जनरली 3 साल देखते हैं, पिछले 3 साल में ग्रोथ रिसिप्ट अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो इस साल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, वरना इस साल हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं। ठीक है, पर मान लीजिए किसी फर्म को बने हुए 1 साल ही हुआ है, तो आप उसका पिछला 1 साल देख लीजिए, उसमें ग्रोथ रिसिप्ट अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो इस साल अकाउंट मेंटेन करने हैं। ओके, ठीक है सर। क्या क्या बुक्स अकाउंट मेंटेन करने सर? सारी जनरल बुक, सारी केस बुक, जनरल बुक, लेजर, जितने बिल हैं उनकी कार्बन कॉपी वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, आजकल इन चीजों का रिलेवेंस उतना रहा नहीं है क्योंकि सब क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया है। अब कंप्यूटराइज में ये सब चीजें अपने आप बन जाती है। ठीक है, मोस्टली चीजें तो अपने आप बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये लिमिट जरूर याद रखनी है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, ओके सर। सर बाकी लोग जो दूसरे प्रोफेशन में या बिजनेस में है उनके लिए क्या है? तो उनके लिए बोला गया कि 2 कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका नया सेटअप है तो आप देखिए कि आपकी टोटल इनकम 1,20,000 से ज्यादा है क्या, या फिर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है क्या। ठीक है, अगर आपका नया सेटअप है, इसी साल आपने स्टार्ट किया है, तो 1,20,000 से ज्यादा की टोटल इनकम होने पे या 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होने पे आपको बुक्स अकाउंट मेंटेन करने हैं। पुराना सेटअप है तो सर पिछले 3 साल को देख लो। ठीक है, पिछले 3 साल में सर 1,20,000 से ज्यादा की इनकम रही हो या 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर रहा हो तो आपको इस साल बुक्स अकाउंट मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर हमारा पुराना सेटअप चल रहा है तो हम पिछले साल के बेस पे इस साल डिसाइड करेंगे कि बुक्स अकाउंट्स रखना है या नहीं रखना, और अगर नया सेटअप है तो इसी साल के बेस पे डिसाइड करेंगे कि बुक्स अकाउंट्स रखने या नहीं। ठीक है, 2 साल पहले इसमें कुछ चेंज किया गया था, उसमें कहा कि सर इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं। रिलीफ क्यों देते हैं सर, समझिए। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए स्पेशल रिलीफ दी गई थी। ठीक है, कि भैया ये जो 1,20,000 की लिमिट है ये इंडिविजुअल के लिए हम बढ़ा के 2.5 लाख कर रहे हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और ये जो 10 लाख की लिमिट है ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बढ़ा के हम कितनी कर रहे हैं सर, 25 लाख की कर रहे हैं। तो इसका मतलब, अब ध्यान से सुनना, एक बंदा प्रोप्राइटरशिप में है, एक बंदा प्रोप्राइटरशिप में है और बिजनेस करता है, और उसका टर्नओवर जब तक 25 लाख क्रॉस नहीं करेगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं है, या फिर उसकी इनकम जब तक 2.5 लाख रुपए क्रॉस नहीं करेगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल नहीं है। यही प्रोप्राइटरशिप के जगह अगर पार्टनरशिप होती तो क्या होता सर, 1,20,000 क्रॉस करते ही बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ते हैं, और 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस करते ही बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ते हैं। समझ गए? तो अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए बोलूंगा तो लिमिट होगी 25 लाख और 2.5 लाख। ठीक है, अगर मैं फर्म कंपनी के लिए बोलूंगा, फर्म के लिए बोलूंगा या एओपी बोलूंगा तो सर ये लिमिट हो जाएगी ये वाली। समझ गए? ओके, कंपनी के लिए तो वैसे ही मैंडेटरी होते हैं, कंपनी के लिए मैंडेटरी होते हैं, इसलिए मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया। ठीक है, अगर सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हैं, बावजूद उसके आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर एक छोटी सी भेंट सेक्शन 271(1) में लगा दी जाएगी। 271(a) के अंदर लगा दी जाएगी। ठीक है,
अगर आप लाइबल होने के बावजूद बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत कर दी जाएगी सेक्शन 271A के अंदर 25,000 की, ठीक है, मतलब पेनल्टी सर। ओके, क्लियर? ओके। इसके अलावा सर मान लीजिए आपका टर्नओवर ऊपर है नीचे है, वो तो अलग बात हो गई। आप 44 AD में जाते हैं और वहां से ऑप्ट आउट कर लेते हैं। 44 AD में जाते हैं, वहां से आप ऑप्ट आउट कम इनकम शो करना चाहते हैं। 44 AE में आप कम इनकम शो करना चाहते हैं। डबल बी में, ट्रिपल बी में, इनमें अगर आप लोअर इनकम क्लेम करना चाहते हैं ना, तो भी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है। अब जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको पता ही नहीं है सिर्फ 44 AD क्या होता है, 44 ADA क्या होता है, तो बेटा आगे हम इसको समझाएंगे ये क्या होता है। अब रिवीजन क्लास है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा हुआ होगा, इसलिए मैंने सीधा सेक्शन बोल दिया है। चलिए सर आगे आ जाते हैं सर सेक्शन 44AB पे। सेक्शन 44AB किसकी बात करता है सर? सर सेक्शन 44AB बात करता है टैक्स ऑडिट की। ठीक है, आपको टैक्स ऑडिट कब करवानी है? अच्छा सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। एग्जाम में अगर आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितनी भी मॉनेटरी लिमिट है इनको आप जरूर से याद कर लेना। सीधा एमसीक्यू आता है इनके ऊपर डायरेक्टली। ये जो जितनी भी मॉनेटरी लिमिट्स यहाँ पे दे रखी है ना, चाहे वो पेनल्टी है और चाहे वो लाइबिलिटी मेंटेन करने की लाइबिलिटी है, ये आपको स्पेशली याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिमिट याद कर लेना। ओके, और इस साल इसमें एक अमेंडमेंट भी है, इस वाले सेक्शन को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इसमें इस साल एक अमेंडमेंट भी है बेटा। चलिए, तो कंपल्सरी टैक्स ऑडिट की हम बात कर रहे हैं। कंपल्सरी टैक्स ऑडिट की हम बात कर रहे हैं क्या? ये कह रहा है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट ने आपको कहा। हाँ सर कहा। ठीक है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी कर लिए? जी सर कर लिए। पर हम कैसे मान ले कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया वो सही किए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तो आपने ही बनाए, हो सकता है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ कर दी हो। तो हम इस बात पे श्योर होना चाहते हैं कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, आपने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया वो सही है। तो उसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप एक थर्ड पर्सन, क्या करो, आप एक थर्ड पर्सन के पास जाओ जिसको इस चीज का एक्सपर्ट नॉलेज हो। ठीक है, आप एक थर्ड पर्सन के पास जाइए जिसको इस चीज का एक्सपर्ट नॉलेज हो और उससे अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाइए सर। ठीक है, उससे क्या करवाना है? अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने से। अब जैसे ही वो बंदा आपके अकाउंट्स चेक करके रिपोर्ट बना के और उस पर सिग्नेचर कर देगा, हमें संतुष्टि हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए वो सही है। ठीक है, आप कहते हैं सर वो बंदा कौन है? तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट किसको माना गया है सर? सीए को माना गया है। ठीक है, आप कहेंगे सर सीए क्यों, हम क्यों नहीं? ठीक है, जो लोग सीएमए के स्टूडेंट देख रहे होंगे वो कहेंगे सर हम क्यों नहीं। बेटा आपके लिए कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन है, आप कॉस्ट ऑडिट के एक्सपर्ट हैं, आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, सीए को इनकम टैक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सपर्ट माना जाता है, तो इसलिए उनको ये काम दिया गया है। ठीक है, आपको कॉस्ट का एक्सपर्ट माना जाता है, इसलिए आपको कॉस्ट ऑडिट का काम दिया गया है। ठीक है, तो सर टैक्स ऑडिट हमें कब करवानी है? भैया अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 100 लाख मतलब कि 1 करोड़ को क्रॉस करता है, एग्जैक्टली 1 करोड़ है, ऑडिट नहीं करवानी, उसको क्रॉस करेगा तो ऑडिट करवानी है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इनमें से कुछ हैं, तो आपको ऑडिट करवानी है अगर आपकी ग्रॉस सिर्फ 50 लाख को क्रॉस करे। ठीक है, ओके। ओके, अब सर ये अमेंडमेंट क्या है ये सुन लीजिए, ये बेटा ये अच्छा पॉइंट है। लास्ट ईयर आपने सुना होगा जब 2020 में बजट आया था तो सुनने में आया था कि सर टैक्स ऑडिट की लिमिट तो 5 करोड़ हो गई है ना, ये जो 1 करोड़ लिमिट थी सर ये तो 5 करोड़ हो गई, हमने तो ऐसा सुना था। नहीं, 1 करोड़ वाली लिमिट 5 करोड़ नहीं हुई है, 1 करोड़ वाली लिमिट को स्पेसिफिक लोगों के लिए 5 करोड़ किया गया है। ठीक है, सबके लिए 5 करोड़ नहीं हुई है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए इसको 5 करोड़ तक ले जाया गया। ठीक है, सर कौन है वो स्पेसिफिक लोग? तो सुनिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, आपका इनकम जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है। ठीक है,
तो आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। अगर, अब से कंडीशन सुनना, अगर आपकी जितनी भी रिसिप्ट होती है पूरे बिजनेस के अंदर, आपको माल बेचने से पैसा मिलता है, आपको कोई एसेट बेचने से पैसा मिलता है, आपको कोई अदर रिसिप्ट होती है, कोई भी रिसिप्ट, ठीक है, तो पूरे बिजनेस में पूरे साल में जो भी इनफ्लो हुआ है आपका, वो इनफ्लो 95%, वो इनफ्लो 95% या उससे ज्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन से होना चाहिए। 95% और मोर क्या होना चाहिए? डिजिटल ट्रांजेक्शन से होना चाहिए। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट जो अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको सुनना, एग्रीगेट जो अमाउंट रिसीव हुआ है सर, जिसमें सेल भी है, जिसमें टर्नओवर, रिसिप्ट या और कोई भी पैसा कैसा भी मिला है, वो सब कुछ जोड़ लीजिए आप, ठीक है, उसका इन कैश 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5% से ज्यादा कैश नहीं होने का मतलब 95% और मोर डिजिटल होना चाहिए। समझ गए? ओके। सेम चीज बोली गई पेमेंट के लिए कि आपने जितना पेमेंट किया है उसमें भी 5% से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 95% और मोर डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब लेना भी बैंक से है और देना भी बैंक से है। 95% ट्रांजेक्शन आपके बैंकिंग से होने चाहिए, तो आप 5 करोड़ तक ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं है। अच्छा सर, 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो, 5 करोड़ से ऊपर टर्न हुआ तो फिर आपको ऑडिट करवानी है, चाहे आप डिजिटल लेन देन कर रहे हो चाहे आप कैश कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, इसको एक एग्जांपल से बता दूं तो मैं एक हल्का सा एग्जांपल लेके एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपका टोटल टर्नओवर है सर 4 करोड़। टोटल टर्नओवर कितना है? 4 करोड़ रुपए। और आपके 10 लाख के ट्रांजेक्शन तो होते हैं कैश, ठीक है, और 3.90 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक से। ठीक है, ये क्या ट्रांजेक्शन है सर? ये टर्नओवर है, हम तो टर्नओवर ले लेते हैं। ठीक है, आपका टर्नओवर कुछ ऐसा होता है, 4 करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें से 10 लाख का टर्नओवर तो कैश में होता है और 3 करोड़ 90 लाख का टर्नओवर बैंक से होता है। तो क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं? हाँ सर, आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, दूसरी बात आपका 95% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं है। ओके, 5% से ज्यादा नहीं है, तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। ओके चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, यही वाला। सर एग्जांपल नंबर 2, सर आपका टर्नओवर है 4 करोड़। आपका टर्नओवर कितना है? 4 करोड़। इस 4 करोड़ के टर्नओवर में मान लेते हैं 50 लाख रुपए कैश टर्नओवर है और 3.5 करोड़ रुपए का बैंक से टर्नओवर है। अब 4 करोड़ का 5% मतलब 20 लाख तक ही आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते थे, पर आपने तो 50 लाख का कैश ट्रांजेक्शन किया है। इसका मतलब आप इस कंडीशन में कवर नहीं होते और आपके ऊपर ये पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होता। आपके ऊपर नॉर्मल पॉइंट अप्लीकेबल होगा कि 1 करोड़ से ऊपर होते ही ऑडिट करवानी है, इसलिए आपको ऑडिट करवानी है। बाकी आपको रेगुलर क्लास में डिटेल में बता दिया है, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपके क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सर 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवानी है, बट 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आपको इस सेक्शन में हो सकता है ऑडिट ना करवानी पड़े, अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन 5% से डिजिटल ट्रांजेक्शन 95% या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो जिन लोगों को, चलो मैं एक इसको थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए तो आपके फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मैं इसको हटा दूं। आपने लिख लिया होगा और नहीं लिखा तो आप बाद में वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। मैं यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ आपको। देखिए हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका टर्नओवर ऐसे चल रहा है, अप टू 1 करोड़ टर्नओवर है आपका, अप टू 1 करोड़, तो आपको नो ऑडिट, आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है तब तक तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए सर।
आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़, ठीक है, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अब वो 5 करोड़, तो 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवानी ही करवानी है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। तो 1 करोड़ से कम है तो ऑडिट नहीं करवानी, 5 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवानी करवानी। अब सवाल आ जाता है सर इसके बीच का, तो इसके बीच में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो कवर होते हैं उनको अगर 95% और मोर डिजिटल ट्रांजेक्शन है तब तो ऑडिट नहीं करवानी है, डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो नो ऑडिट, और डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं है तो ऑडिट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 1 करोड़ तक नो ऑडिट, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन 95% और मोर है तो नहीं करवानी ऑडिट, और अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन इतने नहीं है तो ऑडिट करवानी है, और 5 करोड़ से ऊपर तो ऑडिट करवानी है। आई होप क्लियर होगा आपके। चलिए आगे आपको बोला गया सर ऑडिट कौन करेगा, सर सीए करेगा। कौन सा सीए? जिसके पास सीओपी हो सर। पेनल्टी ये आती है 271B सेक्शन में आती है, ठीक है। 0.5% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, जितना आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 0.5% और 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतनी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी अगर आप ऑडिट के लिए लायबल हैं पर आप ऑडिट नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो 5.5% है, ध्यान रखना, 0.5%, ठीक है। वो 0.5% बोलिए, 0.5% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट और 1.5 लाख रुपए, व्हिचएवर इज लेस। इसका मतलब मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है सर? 1.5 लाख, इससे ज्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं सर। आगे आ जाइए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ठीक है, जिसे आप इनडायरेक्ट टैक्स में कंपोजिशन स्कीम मानते हैं, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स के अंदर इसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोला जाता है, ठीक है। सबने पढ़ा हुआ है तो मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, सुन लीजिए सर। सबसे पहले आता है सेक्शन 44AD, बहुत ही फेमस सेक्शन है। सेक्शन 44AD बिजनेसमैन के लिए है। अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आप इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म है, इसका मतलब कंपनी के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एओपी बीआई के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म आप हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं। इस सेक्शन में आने की एक कंडीशन ये भी है कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप ये सेक्शन ले सकते हैं, वरना आप ये सेक्शन नहीं ले सकते हैं सर। इस सेक्शन में आने में होगा क्या? देखिए इस सेक्शन में आने में ये होगा कि आप अपने बुक्स अकाउंट्स बनाते हैं, आप अपनी ऑडिट करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपने कितना कमाया। आप एक काम कीजिए, आप अपने टर्नओवर का 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए अपने मन से। आप ये कह दीजिए मेरा जितना टर्नओवर है उसमें 8% मैंने कमाया है, ठीक है। और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन से आपका टर्नओवर है, मतलब बैंकिंग चैनल से आपका टर्नओवर है, तो 6% इनकम डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको ऑडिट और अकाउंट्स के रूल से बचा लेंगे, मतलब आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ना तो आपको अकाउंट्स रखने की जरूरत है और ना ही आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है। मतलब सर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सर अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो आपको ऑडिट करवानी। मान लीजिए आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़, तो वैसे तो आपको ऑडिट करवानी है, पर ऑडिट में भी डिपार्टमेंट क्या पता करना चाहता है? इतना ही तो पता करना चाहता है ना कि आपने अपना प्रॉफिट प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया या नहीं किया। अब डिपार्टमेंट कहते हैं भैया आप मिनिमम इतना अगर प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हो ना तो हम आपको माफ कर देंगे कि ना आपको अकाउंट्स रखने हैं, ठीक है, ना आपको ऑडिट करवानी, ठीक। हालांकि बेसिक अकाउंट्स तो रखने हैं, ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्ड ही ना रहो, वरना तो टर्नओवर कैसे पता चलेगा। तो बेसिक रिकॉर्ड्स रखने हैं, पर हम आपकी ये नहीं बोलेंगे कि वो बिल लेके आओ, ये बिल लेके आओ, वो सारी चीजें हम आपसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। तो 8% ऑफ टर्नओवर अगर आपका कैश टर्नओवर है तो, और 6% ऑफ टर्नओवर अगर आपका बैंकिंग टर्नओवर है तो, इतना आप डिक्लेयर कर दो, हम आपको बुक्स अकाउंट्स और ऑडिट करने के झंझट से छुटकारा दे देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमने परसेंटेज आपको बताया है 8% और 6%, भैया ये नेट इनकम है, इसमें से किसी खर्चे की हम आपको छूट नहीं देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपका 92% खर्चा मान लिया है। 8% प्रॉफिट मानने का मतलब क्या है? 92% हमने आपका खर्चा मान लिया है, उसमें सारे खर्चे आ गए हैं, अलग से हम किसी खर्चे की कोई छूट नहीं देने वाले हैं आपको, ओके।
ठीक है सर। अब 2016 के अंदर ये बात समझ में आ गई ना? हाँ, 2016 के अंदर इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया। क्या पॉइंट जोड़ा गया? पहले लोग क्या करते थे, एक साल 44 AD लिया, कहा सब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, अगले साल 44 AD नहीं लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर ली, फिर अगले साल लिया, फिर नहीं लिया, फिर लिया, फिर नहीं लिया, ऐसे करते रहते थे। तो जिससे डिपार्टमेंट को असेसमेंट करने में बहुत मुश्किल आने लगी। तो डिपार्टमेंट ने रूल, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया सर कि एक बार अगर आप इस सेक्शन में जाते हैं तो 5 साल तक आपको इसी सेक्शन में इनकम डिक्लेयर करनी होगी। एक बार अगर आप इस सेक्शन में जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए आपको उसी सेक्शन में इनकम, मतलब जिस साल पहली बार लिया वो, उसको मिलाते हुए 5 साल के लिए आपको उसी सेक्शन में इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर आप जानबूझ के उन 5 साल के दौरान इस स्कीम से बाहर आ जाते हैं तो फिर आपको उस साल और अगले 5 साल उस स्कीम में वापस जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब 6 साल के लिए डिबार्ड कर देंगे आपको, ऐसा मान लीजिए आप। 6 साल के लिए क्या कर देंगे? डिबार्ड। जिस साल उस स्कीम से बाहर आए उस साल और उसके अगले 5 साल आपको इस स्कीम में दोबारा जाने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है? ओके, मैं फिर रिपीट कर दूं 44 AD कि अगर आपका आप इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म है, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपका टर्नओवर 200 लाख मतलब कि 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आप अपने बैंकिंग टर्नओवर का 6% और कैश टर्नओवर का 8% इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको बुक्स अकाउंट्स नहीं रखने पड़ेंगे, आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, आपको किसी खर्चे की कोई छूट नहीं मिलेगी। तो सीधा सिंपल काम है, टर्नओवर का इतना प्रॉफिट मानो, उसका टैक्स पे करो, बात खत्म। ठीक है? चलिए, जब बिजनेसमैन के लिए ऐसा प्रोविजन निकाला गया तो प्रोफेशनल में जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर है, वो कहते हैं मुझे भी ऐसा कुछ दे दो, मुझे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना नहीं आता, तो आप एक काम करो, मुझे भी ऐसी कोई स्कीम दे दो। तो फिर 44 AD इंट्रोड्यूस किया गया। 44 AD किसके लिए सर? 44 AD सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है? और प्रोफेशनल को बोला गया कि ठीक है, आपको भी मौका दिया, अगर आपकी रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा हुई तो आप ऑडिट के लिए लायबल हो जाओगे, तो अगर आपकी रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप भी ऐसा ऑप्शन ले लो, आप अपनी रिसिप्ट का 50%, आप अपनी रिसिप्ट का 50% इनकम डिक्लेयर कर दो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑडिट तो वैसे भी नहीं करवानी क्योंकि टर्नओवर 50 लाख तक है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी नेट इनकम है, इसमें से भी किसी खर्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। इनमें से जो डिडक्शंस होती है चैप्टर 6 से की 80C से 80U वो मिल जाएगी, वो 44 AD में भी मिल जाएगी और 44 ADA में मिल जाएगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिमिट्स हैं ये आप स्पेशली याद रखें बेटा, ये आपके MCQ में पूछी जा सकती है। चलिए सर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सर 44 AE। 44 AE किनके लिए है? ट्रांसपोर्टर के लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो ट्रांसपोर्टर के लिए। ठीक है? जिन लोगों का काम क्या है सर? प्लेइंग हायरिंग गुड्स व्हीकल, जो माल की जो व्हीकल होते हैं ना उनको जो चलाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम है 44 AE। ठीक है? अब इनकी कंडीशन ये है कि सर आप छोटे बिजनेसमैन होने चाहिए, आप बड़े बिजनेसमैन नहीं होने चाहिए। मतलब आपके पास पिछले प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में किसी भी वक्त 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। अगर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है तो हम आपको छोटे बिजनेसमैन मानते हैं, और 10 से ज्यादा व्हीकल है तो हम आपको बड़े बिजनेसमैन मानते हैं, और हम ऑप्शन किसको दे रहे हैं? छोटे बिजनेसमैन को। इसलिए अगर आपको ये ऑप्शन लेना है तो आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए पूरे प्रीवियस ईयर में, किसी भी वक्त, 1 मिनट भी नहीं, 1 दिन भी नहीं। ठीक है? ओके। हमने कहा सर नहीं है सर, 10 से ज्यादा व्हीकल बताओ क्या फायदा दोगे? बोले देखो सर, अगर आपके पास लाइट व्हीकल है, 3 तरीके के व्हीकल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। लाइट मतलब छोटे व्हीकल, मीडियम जो कि छोटे और बड़े के बीच वाले होते हैं, और हैवी व्हीकल जो कि बड़ी साइज के जो ट्रक ट्रोले होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है? तो कहते हैं कि सर अगर लाइट और मीडियम व्हीकल आपके पास है तो 7,500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ की इनकम हम आपकी मानेंगे। 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल। इसका मतलब सर अगर एक ट्रक पूरे साल चला तो कितने रुपए कमाएगा? सर वो 90,000 की इनकम जनरेट करेगा, हम ऐसा मान रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो आपको बोला गया 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल की इनकम आपको माननी है, और वो इनकम आप मान लेंगे ना, वो इनकम आप मान लेंगे तो हम आपको क्या बेनिफिट दे देंगे कि आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कितना भाड़ा मुझे मिला, वरना आप क्या बोलते हो? सर मुझे इतना भाड़ा मिला,
इतना पेट्रोल लगा, इतना ड्राइवर को दिया, इतना मेंटेनेंस लगा, इतना डेप्रिसिएशन लगा, वो सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल। जितने व्हीकल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हेवी व्हीकल की बात है। सर हेवी व्हीकल कितना हेवी हो सकता है? ठीक है, वो तो 12,000 किलो की कैपेसिटी से, जब भी कोई व्हीकल 12,000 की कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है ना, तो उसको हम हेवी बोल देते हैं। पर सर 12,000 से ऊपर तो बहुत होते हैं। मान लीजिए कोई 15,000 का है, कोई 20,000 की कैपेसिटी का है, कोई 25,000 है, तो सारे हेवी व्हीकल है। तो इनकी एक जैसी इनकम तो डिसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा व्हीकल होगा उतनी कमाई ज्यादा करके देगा वो आपको, राइट। तो सर इनकी तो एक जैसी इनकम तो नहीं हो सकती। यस बिल्कुल, इनकी इनकम एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए इनकी इनकम को फ्लक्चुएट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से। तो क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। 1,000 रुपए पर टन, 1,000 रुपीज पर टन की इनकम मानेंगे। ठीक है, 1,000 रुपीज पर टन। अब देखो 15 टन का व्हीकल है तो 15,000 रुपए महीना, 20 टन का व्हीकल है तो 20,000 रुपए महीना, 25 टन का व्हीकल है तो 25,000 रुपए महीना। तो जैसे जैसे व्हीकल की साइज बढ़ेगी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 1,000 रुपीज पर टन की इनकम मानी गई। ठीक है, और पर मंथ पर व्हीकल। ठीक है, तो मान लीजिए 15 टन का एक व्हीकल है, 15 टन का एक व्हीकल है सर, तो बोलेंगे 15 टन 1,000 रुपए एक टन के लिए, तो 15,000 रुपए पर टन हो गया, 15,000 रुपए पर मंथ हो गया। 12 महीने चला तो एक साल में इतना कमाएगा सर, 1,80,000। समझ गए? जितने व्हीकल है उससे मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लेना। इसमें सर क्या फायदा होगा? इसमें भी सर वही फायदा होगा कि इसमें भी आपको अकाउंट्स नहीं रखने पड़ेंगे, नो अकाउंट्स, नो ऑडिट। ठीक है, ना आपको अकाउंट्स रखने हैं, ना आपको ऑडिट करवानी है, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि कितना भाड़ा मिला, कितना पेट्रोल डीजल लगा वगैरह। ठीक है, ओके। ये भी नेट इनकम है, तो इसमें से भी किसी खर्चे की छूट आपको नहीं मिलेगी, सारे खर्चे ऑलरेडी लेस कर रखे हैं, बस एक खर्चे को छोड़ के, और वो है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। वो क्या है? पार्टनर रेम्यूनरेशन। क्योंकि सर अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे होंगे तब तो पार्टनर की बात ही नहीं आएगी, तो अगर आप पार्टनर कैपेसिटी में बात कर रहे हैं तो पार्टनर रेम्यूनरेशन आएगा, उसको यहाँ पे अलाउ किया गया है। ठीक है, तो ये 7,500 और ये 1,000 रुपए पर टन वाली इनकम निकालने के बाद आप पार्टनर रेम्यूनरेशन को यहाँ पे लेस कर सकते हैं। ओके, चलिए सर ये 44 एडी या 44 एडीए में भी था क्या? नहीं, वहां पे नहीं था पार्टनर रेम्यूनरेशन का कंसेप्ट, वो यहीं पे है। वहां पे पहले किसी टाइम पे हुआ करता था, बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे अभी तक मौजूद है। आगे आ जाइए सर, सेक्शन 80C से लेके 80U मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, नहीं मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा सर, कई बार एक बच्चा पूछ लेता है या कोई बच्चा ये पूछ लेता है कि सर मैं अगर चाहूं कि 7,500 से ज्यादा कमाया मैंने, ये बोलना चाहूं तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हायर इनकम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हायर इनकम क्लेम करोगे तो ज्यादा टैक्स बनेगा। गवर्नमेंट क्यों मना करेगी ज्यादा टैक्स देने के लिए? तो ज्यादा आप टैक्स दे सकते हो भैया, कम देने की गुंजाइश नहीं है। समझ गए? ओके। जो लोग सीएमए इंटर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सिलेबस इतना ही है। ठीक है, इंटर लेवल पे इतना ही सिलेबस है, उसमें इतने ही सेक्शन आते हैं, आगे वाले सेक्शन इंटर में कवर नहीं है, इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो इंटर लेवल के लिए पढ़ रहे हैं वो यहीं तक पढ़े। ठीक है, जो फाइनल लेवल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए आगे वाले सेक्शन काम के हैं, तो वो देख लीजिए। सर सेक्शन 44B, ये सारे सेक्शन अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारे सेक्शन किसके लिए हैं? नॉन रेजिडेंट के लिए। अब हम जितने भी सेक्शन आगे पढ़ रहे हैं ये सारे नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन। ठीक है, तो इंटर लेवल पे नॉन रेजिडेंट का असेसमेंट ही नहीं आता, तो नॉन रेजिडेंट का असेसमेंट नहीं आता तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते। फाइनल में नॉन रेजिडेंट का असेसमेंट आता है तो इसलिए सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? सुनिए, सेक्शन 44B कह रहे हैं सर कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है और वो शिपिंग बिजनेस में लगा हुआ है, किसमें? शिपिंग बिजनेस में। आपको याद होगा बेसिक वाले चैप्टर में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि अगर कोई फॉरेनर, ठीक है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन अपना शिप लेके इंडिया में आता है और इंडिया से कोई पैसेंजर या माल वगैरह उठाता है, तो उसके लिए जो इनकम उसकी इंडिया में राइज होती है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। राइट, बेसिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेक्शन 172 के नाम से, याद है आपको? ये रहा, देखिए 172 के नाम से पढ़ा था वहां। अब सर ध्यान से सुनना,
पर्सन इंडिया में आया, है ना, हम कहते हैं कि सब ये ऐसे बनाते हैं अपन कि ये इंडिया है सर, ये श्रीलंका से पर्सन चला और चल के सर इंडिया आया और मुंबई पोर्ट पे रुका, ठीक है। अब मुंबई पोर्ट पे इसने कुछ लोगों को बिठाया, कुछ लगेज उतारा, कुछ लोगों को उतारा, तो यहाँ पे इसको भाड़ा मिला। इस भाड़े में इसका प्रॉफिट भी है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो भाड़ा मिला वो पूरी इनकम है, इस भाड़े में प्रॉफिट भी तो है, इसका कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, और इस प्रॉफिट पे इसको इंडिया में टैक्स देना है। तो सवाल ये है कि या तो ये पूरा रिकॉर्ड बना के दें, पूरे अकाउंट्स बना के दें कि इतना भाड़ा मुझे मिला, इतना खर्चा मेरा लगा, इतना मेरा प्रॉफिट है, या फिर इसके लिए भी शॉर्ट ऑप्शन दे देते हैं कि भैया तेरे भाड़े का 7.5% तू क्या मान ले, इनकम मान ले, ठीक है। जैसे हम अपनी थोड़ी देर पहले हम बिजनेस के लिए 8% इनकम मान रहे थे, वैसे इसको बोला कि तुम अपने भाड़े का 7.5% इनकम डिक्लेयर कर दो और उस इनकम के ऊपर टैक्स भर दो, ठीक है। तो तुमसे बुक्स अकाउंट्स नहीं मांगेंगे हम, ठीक है। तो ये भी प्रिजम्पटिव इनकम ही है नॉन रेजिडेंट के लिए। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में लगा हुआ है वो इंडिया में आता है और इंडिया से कोई इनकम जनरेट करता है, तो उसके भाड़े का 7.5% वो इनकम डिक्लेयर कर दें तो उसको बुक्स अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, उसे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, वो 7.5% इनकम के ऊपर अपना टैक्स भर करके यहाँ से जा सकता है, ठीक है। ओके, दूसरा केस आ जाइए सर 44B के बाद में 44BB। 44BB में क्या कहा गया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट है, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स में लगा हुआ है, ठीक है, बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स में लगा हुआ है, मतलब ये बेसिकली मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन खुद नहीं करता, ये एक्सप्लोरेशन के लिए सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है सर? प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई करता है, या फिर सप्लाई करता है कोई सर्विस, ठीक है। तो ये इस तरीके का काम करता है। तो ध्यान से सुनना, मान लीजिए हम इंडिया में एक रिफाइनरी लगा रहे हैं, ठीक है, एक मिनरल्स निकालने के लिए एक रिफाइनरी लगा रहे हैं। अब हमने एक फॉरेनर से कहा कि भैया हमें तुम्हारा कुछ मदद चाहिए, हमें तुम्हारी कुछ सप्लाई चाहिए, या हमें तुम्हारी कोई मशीन चाहिए। वो कहता है कि सर मैं आऊंगा और यहाँ पे आके मशीन लगा जाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे 5 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, आके लगा जाओ और अपने पैसे ले जाओ। अब ये बंदा इंडिया में आएगा, अपनी मशीन फिट करेगा और मुझसे 5 करोड़ रुपए ले जाएगा। क्या इसने ये इनकम 5 करोड़ इंडिया में कमाई? हाँ सर, 5 करोड़ इंडिया में कमाई, पर ये इनकम नहीं है, ये रिसिप्ट है, इसमें इसका खर्चा भी तो लगा होगा। तो इसको भी बोला गया कि तुम्हें या तो तुम अपने बुक्स अकाउंट्स बनाओ, तुम उसमें लिखो कि 5 करोड़ मुझे मिले, इतना मेरा खर्चा हुआ, बैलेंस मेरा प्रॉफिट और उस पर टैक्स भर। और अगर तुम चाहते हो कि बुक्स अकाउंट्स वगैरह ना बनाए, तो आप अपने को जो अमाउंट मिला है उसका 10% इनकम डिक्लेयर कर दो। मतलब 5 करोड़ मिला है तो आप बोलो कि 50 लाख मेरी इनकम है, इस पे जो भी टैक्स बनता है वो ले लो और मुझे जाने दो, तो हम आपको जाने देंगे। आगे बात सुनिए, सिंपल कंपोजिशन स्कीम मान लीजिए आप कि भैया जितना तुम्हारा रिसिप्ट है इंडिया से, उस पे जितना तुमने इंडिया में कमाया है उसका 10% आप प्रॉफिट डिक्लेयर करो, बीएनपी की इनकम मानो और उस पर टैक्स भरो और अपने खर्चा, ठीक है। अदरवाइज आप पूरे बुक्स अकाउंट्स बना के हमें दिखाओ कि भैया मैंने देखो इतनी 5 करोड़ लिए थे, ये मेरा खर्चा लगा, ये सब कुछ लगा, इतना प्रॉफिट है। सिमिलरली सेक्शन 44BBA, ये है एयरक्राफ्ट वालों की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शिपिंग वालों के लिए था, ये वैसे ही ये एयरक्राफ्ट वालों के लिए, और ये भी नॉन रेजिडेंट के लिए, सारे सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए, याद रखें। तो अगर नॉन रेजिडेंट किस में लगा है सर? एयरक्राफ्ट के काम में लगा है, ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट के काम में लगा हुआ है, तो उसको भी ऑप्शन दिया गया। क्या ऑप्शन दिया गया उसको? कि जितना भाड़ा आपको इंडिया में अक्रू होता है या रिसीव होता है, उसका 5% आपको इनकम डिक्लेयर करना है। अगर आप उसका 5% इनकम डिक्लेयर करते हैं तो हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड नहीं करेंगे। और अगर आप बोलते कि नहीं साहब मैंने तो 5% कमाए नहीं, तो फिर आप बढ़िया से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, ऑडिट कराओ और फिर अपनी इनकम डिक्लेयर करो, ठीक है। सेम प्रोविजन सर आ जाते हैं 44BBB के अंदर, ये भी फॉरेनर के लिए है, पर ये स्पेसिफिकली कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोविजन स्पेशली फॉरेन कंपनी के लिए है, ठीक है। ये प्रोविजन स्पेसिफिकली फॉरेन कंपनी के लिए है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो सिविल कंस्ट्रक्शन,
टन की प्रोजेक्ट इंडिया में कर रही है। जैसे मान लीजिए हमने कहा सर जयपुर मेट्रो बनानी है, और जयपुर मेट्रो के लिए हमने जापान की एक कंपनी को बुलाया और उसे कहा कि भैया आपकी टेक्नोलॉजी यूज करनी है और एक टनल बनानी है अंडरग्राउंड, और वो बना के मशीनें फिट करनी है, आप बना दोगे? जापानी कंपनी कहती है हाँ सर बना देंगे। कितने रुपए लोगे? बोले सर 120 करोड़ रुपए लेंगे हम आपसे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप चालू करो काम। अब ये 120 करोड़ में से जापानी कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो निकालने के लिए या तो वो अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन करो, उसमें सारी इनकम सारे खर्चे दिखाओ, और अदरवाइज हम उनको भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 10% ऑफ ग्रोथ रिसिप्ट के बराबर इनकम डिक्लेयर कर दो। मतलब आप ये कह दो कि 120 करोड़ में से 12 करोड़ का हमें प्रॉफिट हुआ है और उस पर हम टैक्स देने को तैयार है, तो हम आपको बुक्स अकाउंट रखने के लिए नहीं बोलेंगे। समझ गए? तो ये सारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के सेक्शन हैं, जिसके अंदर आपको एक रेट दे रखी है, ये रेट आपको याद रखनी है और इसके हिसाब से आपकी इनकम निकाल दी जाती है। आपको बुक्स अकाउंट्स और ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसमें चले जाते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, चलिए, आई होप ये रिवीजन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको फायदा देगा और आपके प्रोविजन रिकॉल हो जाएंगे। 4 पार्ट्स में हमने बीएनपी को कवर किया है, जो अप्रोक्स 3 आवर्स के समथिंग आई थिंक होगा, 3 to 4 आवर्स का होगा। तो 3 to 4 आवर्स में आपका पूरा बीएनपी रिवाइज हो जाएगा अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इनको पढ़ें, समझें, और अगर आपको ये फ्रूटफुल लगे, फायदेमंद लगे, आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नई नई चीजें लेके आते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।